स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी। सारे लोग आ जाएंगे जल्दी से, फिर क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा सा सेशन होने वाला है आपका, है ना। तो सारे लोग जल्दी से आ जाएंगे जो लोग भी तैयारी करते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ये क्लास आपकी कितने बजे से स्टार्ट होगी, ये चीज़ हर कोई जानता है। तो फिर देरी बिल्कुल ना करें, क्लास में तुरंत ही आ जाइए, है ना। देरी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी, ऐसे समझ लीजिए। जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्पीड से क्लास को करेंगे, बातें कोई ज़्यादा करेगा नहीं, प्रश्नों पर सभी लोग फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। टॉप 30 प्रश्न हैं आज के, ठीक है भाई। सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं और क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत बताइए। सबसे पहला आज का प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, आपको ये बताना है। अगर ये बताने को आ जाए तो आप आंसर क्या करेंगे। आपके सामने 4 विकल्प भी हैं, सही आंसर का आप चयन करिए, ठीक है। सभी लोग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। जयदेव जी थे, विवेकानंद जी थे, रामानंद जी थे या नामदेव जी थे, कौन थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, रामानंद जी को माना जाता है। किनको माना जाता है, रामानंद जी को माना जाता है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद जी थे, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज इसमें आप हर चीज़ का मतलब क्वेश्चन देखेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, हर चीज़ का आप लोग देखेंगे 5-5 प्रश्न। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। जो महावीर स्वामी थे इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दूसरे का बता दो। पाटलिपुत्र सही होगा, पावापुरी सही होगा, उज्जैन सही होगा या लुम्बिनी सही होगा। बताओ महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। आप सभी लोग ये बताएंगे जहाँ पर महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो स्थान कौन सा था। पावापुरी था। पावापुरी में महावीर स्वामी जी को क्या प्राप्त हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भाई निराली जी, पावापुरी होगा। आगे चलो, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। अगर मुगल सम्राट की बात करें तो भारत में मुगल सम्राट की नींव कहाँ से रखी गई थी, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, है ना। कौन सी लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार, है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय 1526 में मुगल सम्राट की स्थापना हुई, मुगल काल की, और जिसका पहला शासक जो था वो बाबर था। कौन था, पहला शासक जो था वो बाबर था। इसने जो पानीपत का युद्ध लड़ा था, बाबर ने किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध लड़ा गया और इसमें बाबर विजयी हुआ। तब इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। जो हर्षवर्धन के काल में आना, राजा हर्षवर्धन, कन्नौज के में इनकी राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था, आपको ये बताना है, जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। बताओ आंसर क्या रहेगा। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे, आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। हाँ, जो लोग डी कर रहे हैं, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ह्वेनसांग पढ़ा है, तो वही है ह्वेनसांग, एक ही बात है। ह्वेनसांग ह्वेनसांग एक ही बात है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है प्लासी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला व्यक्ति कौन था। किस व्यक्ति ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, एक बार ये बता दो।
और सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बताओ भाई, सारे लोग बताएंगे अपना अपना आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या रहेगा, मीर जाफर के द्वारा धोखा मिला था सिराजुद्दौला को। किसने धोखा दिया था, मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। तो आप लोग याद रखिएगा मीर जाफर आंसर सही होगा। अगले पे चलते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। अब आपसे पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध जो समाचार पत्र था जिसका नाम था केसरी, है ना। अब तो जुबा केसरी आता है, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, नस नस में केसर का दम, है ना। बताइए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, आपको ये बताना है। तो केसरी तो सभी लोग जानते हैं, किसको आप करेंगे, महात्मा गांधी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लोकमान्य तिलक करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का नाम तो सभी ने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को कहा जाता है था लोकमान्य तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहते थे, लोकमान्य तिलक कहते थे। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ, एक बार कोई बताएगा। अगर हम लोग बंगाल के विभाजन की बात कर दें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, 15 अक्टूबर 1905 को हुआ, 15 नवंबर 1905 को हुआ, 15 सितंबर 1905 या 15 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बताएगा कोई, बताओ आंसर। और भाई सभी लोग सेशन अवश्य शेयर करें, जिसने भी सेशन शेयर ना किया हो सभी लोग कर दें। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कोई बताएगा। सही आंसर क्या रहेगा, 15 अक्टूबर 1905 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्या सही रहेगा, 15 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। अनुशीलन समिति, बताइए भाई, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, भगत सिंह से है, बीडी सावरकर से है, दादा भाई नौरोजी से है, या फिर पी मिश्रा से है, बताओ किसका बताना है। अनुशीलन समिति का संबंध बताना है तीसरे का, बताओ भाई। अनुशीलन समिति, कौन कौन आंसर बता लेगा। सही आंसर क्या होगा, पी मिश्रा से है भाई, अनुशीलन समिति का संबंध पी मिश्रा। अगला है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में, आप पढ़ते होंगे कुछ गर्म दल के नेता हुए हैं, कुछ नरम दल के नेता हुए हैं ना। तो गर्म दलीय नेता किसे माना जाता था, लाल बहादुर शास्त्री जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, बिपिन चंद्र पाल जी को, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी को, किसको मानते थे बताइए। जो गरम दल के नेता थे, गरम दल में वो नेता आते थे जो गरम खून के थे, है ना, बताइए। हाँ ट्रेन भी चलती थी लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर क्या रहेगा, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ये गरम दल के नेता थे, है ना, इनका गरम खून था, डरते तो किसी के बाप से नहीं थे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ। ये तो हर किसी को पता होगा, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ये कब हुआ था, हर कोई जानता होगा इसको तो अच्छे से। धड़ाधड़ गोलियां चली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना, जाने कितने मासूम लोगों की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। बताइए ये कब हुआ था जलियांवाला बाग कांड। तो सही आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 1919, हाँ याद रखिए सभी लोग, 1919 सन। एक बार भाई शेयर कर लो सभी लोग। अगला आपके सामने आता है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, बताओ। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, आपको ये बताना है, सभी लोग बताइए। अगर नागरहोल नेशनल पार्क की बात होती है तो आप आंसर क्या करेंगे, किस राज्य में है। सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। क्या होगा, कर्नाटक। जो लोग कर्नाटक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है ना भाई, कर्नाटक वालों का बिल्कुल सही है।
आगे चलो, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपको ये बताना है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सारे लोग बताएं। जहां पर भी हो आप लोग बता दीजिए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, बताओ भाई। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में है भैया। उत्तराखंड में कहाँ पर, तो देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है। अगला है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहते हैं भारतीय मरुस्थल को? गोबी, सहारा, थार, अटाकामा, क्या कहा जाता है, बताओ। बताओ भाई, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? बताओ भाई। थार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो लोग आंसर थार कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, आपको ये बताना है। जहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन, एमाजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है। बताओ भाई, प्रश्न संख्या 4 का आंसर। सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है ना। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको ये बताना है। सतपुड़ा है, ब्रह्मागिरी है, अमरकंटक है, या पश्चिमी घाट की ढलान है? बताओ जरा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है, तो सही आंसर क्या रहेगा? अमरकंटक। याद रखना भाई, अमरकंटक। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। अब ये इकोनॉमी आ गई, इसके पहले ज्योग्राफी थी। बताओ, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक जो होता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बैंकों को लोन मिलता है और बैंकों के द्वारा फिर हमको लोन मिलता है ना। किसान तक कब पहुंच पाता है? सबसे पहले जो हमारी बैंकें हैं जहां से हम लोन लेते हैं उनको कौन देता है? आरबीआई। आरबीआई ने हमारी जो बैंकें हैं उनको दिया, उन बैंकों के माध्यम से हमको मिला, फिर हम अपना पैसा इनको देते हैं, फिर ये वही पैसा इनको देते हैं। इनको कम ब्याज दर पर यहाँ से मिलता है और ये हम लोगों से ज़्यादा ब्याज दर लेते हैं, है ना। तो आंसर इसको क्या कहते हैं? रेपो दर कहा जाता है। अगला क्या है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, बताइए। सभी लोग आंसर करिए, क्लास को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। बताओ भाई, आंसर क्या रहेगा? सभी लोग बता देंगे। क्लास को जिसने भी लाइक ना किया हो एक बार दोस्त लाइक जरूर कर लेना। बताइए आंसर क्या होगा? तो तृतीयक क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र होता है। अगले पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग बताओ। कपड़ा उद्योग आता है, या फिर वस्तुओं का परिवहन आता है, या फिर कपास का उत्पादन आता है, या फिर बैंकिंग आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, एक बार आपको ये बताना है, जो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। सही आंसर क्या होगा तीसरे का? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। क्या होगा भैया मेरे? कपड़ा उद्योग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? बताओ। समाजवादी, मिश्रित पूंजीवादी, मार्क्सवादी? सभी लोग बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बताओ भाई। बताइए, सभी लोग आंसर बता दीजिए भाई।
तो सही आंसर क्या रहेगा? पूंजीवादी बिल्कुल सही रहेगा। क्या सही रहेगा? पूंजीवादी आंसर सही रहेगा। आगे चलो, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? जो भी यहाँ पर प्रगतिशील कर का उदाहरण है वो आप सभी को बताना है। बताओ भाई, कौन सा यहाँ पर प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पाद शुल्क, चुंगी शुल्क, आयकर या गृह कर? 5 का आंसर बताओ। 5 का सभी लोग आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा आयकर। जो होता है ये एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है, आयकर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के क्वेश्चन पढ़ेंगे 5। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? बताइए जरा। आर्टिकल 1 है ऐसा, आर्टिकल 2 कहता है ये, आर्टिकल 3 कहता है ये बात, या फिर आर्टिकल 4 कहता है? सभी लोग बताते हैं। और डेली क्लास में 11:15 पर उपस्थित हो जाया करना। ये डेली क्लास चलेगी 11:15 पर। हर किसी को आना है, जो भी आपके दोस्त हैं हर किसी को लाना है 11:15 पर। ठीक है भाई, हर कोई डेली आएगा 11:15 पर। एक भी दिन गैप नहीं करेगा। अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको क्लास में आना पड़ेगा। हम आपको वही प्रश्न कराएंगे जो पेपर में पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर देना है अगर, तो पेपर हमें भी देना है और हमें भी अच्छा स्कोर लाना है। तो हमारे पास पढ़ने का समय तो होता नहीं है आपको पढ़ाने के अलावा। तो जब हम जो चीज़ आपको पढ़ाते हैं वो चीज़ ही हम पढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आपको भी अच्छा स्कोर करवा सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले पेपर में हमारे जो क्वेश्चन सही थे वो 75% सही थे, है ना? तो इसलिए जब हम 75 सही कर सकते हैं 100 में, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारे चैनल पे ही पड़ा होगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर किसी को भरोसा ना हो तो शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। जो करेक्ट क्वेश्चन है 75, ठीक है, आपको देखने को साफ साफ लिखा होगा करेक्ट क्वेश्चन, और नॉर्मलाइजेशन फिर बाद में लिखा होगा। तो अगर किसी को भरोसा ना हो तो देख सकता है। भले हम आप ये सोच रहे हो कि 75-100 में कोई ज़्यादा नहीं है, कई लोग सोचेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 75 क्वेश्चन लाए ना, सही किए ना, तो आपके 80 सही होंगे। हम तो ये दुआ करेंगे ऊपर वाले से। इसलिए आपको पढ़ने लेकिन डेली आना है। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1 ही ये बात कहता है। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1 में ही। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? आप सभी लोग इस चीज को बताएंगे। 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 49वां संविधान संशोधन? बताओ। तो दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर बताओ क्या सही होगा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के अनुसार ये जोड़ा गया? तो सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग ही बताएंगे। जो भी आंसर सही रहे बताओ। आपकी नज़र में पहले क्या सही लग रहा है, फिर हम बताएंगे। सभी लोग बताओ। शांति जी ने देखो आंसर कर दिया है, और लोग भी बताएं। जिसको भी जो भी सही लग रहा हो अपना अपना बताएं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है भाई। 42वां संविधान संशोधन जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये बताना है। जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक बार बताओ, सभी लोग बताओ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सारे लोग बता देंगे, बताएं। बताओ भाई।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर क्या रहेगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भाई मंत्रिपरिषद। किसके प्रति? आंसर जो लोग लोकसभा कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बाद बाकी लोगों का गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखो, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जा रहे हैं, है ना कि आप कोई दूसरे बता दें। भारतीय गवर्नर जनरल बताना है। जो स्वतंत्र, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ, इसके बाद में कौन गवर्नर थे जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में आए, सामने आए? बताओ। सभी लोग करें इसका आंसर, जिसका भी जो भी आ रहा हो। बताओ भाई, आंसर क्या आ रहा है आपका? सभी लोग बताएंगे। तो सही आंसर डी नहीं होगा भैया मेरे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? राष्ट्रपति बने थे। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, कौन थे? CRG थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है भाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? बताइए, संपत्ति का जो अधिकार था किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? बताइए, सभी लोग बताइए। जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको हटा दिया गया? और भाई, जिसने भी क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक जरूर कर लेना। अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, बहुत गंदी बात है ये, ऐसे समझ लो। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, आपको ये बताना था। तो सही आंसर क्या होगा बताओ जरा। 5 का ए बता दिया निराली गुप्ता जी ने, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लोग भी बताएं भाई, और लोग क्या बताना चाहेंगे? एक लोग का ही आंसर आता है। देखो भाई, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। धैर्य वर्मा जी ने भी बताया, धैर्य वर्मा जी ने भी बताया है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है भाई, तो जो लोग 44वां संविधान संशोधन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले प्रश्न पे साइंस का प्रश्न आएगा आपके सामने। पहला, किस रक्त समूह को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? बताइए। सर्वदाता आप किसको कहते हैं? एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है। और आपसे सर्वदाता पूछा जा रहा है वो जो सबको दान कर सके, और एक वो होता है जो सबसे ले सके। अब सर्वदाता बताना है जो सबको दान कर सके रक्त, वो कौन है? बताइए, सर्वदाता यहाँ पर कौन है, एक बार ये बताओ। फर्स्ट का डी। और भी कोई बताएं भाई। ओ, और बताओ भाई सभी लोग आंसर। सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है, ये कोई बताएगा? तो सही आंसर क्या रहेगा? ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है भाई, ए बी हर किसी से रक्त ले सकता है, इसे ले सकता है, बी से ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। इन तीनों से ले सकता है रक्त। ठीक है, और ये जो सर्वदाता होता है ये सभी को दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, और ओ वाले को भी दे सकता है, और ये ए बी वाले से भी ले सकता है। ठीक है, सर्वदाता मतलब हर किसी का रक्त ग्रहण करेगा, सॉरी दे देगा, और सर्वग्राही मतलब हर किसी का रक्त ग्रहण करेगा। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताओ। बताइए भाई। सभी लोग बताइए।
हाइग्रोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, पारा वाला थर्मामीटर होगा। तो सही आंसर क्या होगा सारे लोग बता देंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो सही आंसर क्या होगा सारे लोग बता देंगे। सभी लोग बताओ। सही आंसर हो जाएगा भाई दूसरे का, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है, कौन विभाजित कर देता है? एक बार आप सभी लोग बताएंगे, सारे लोग बता दीजिए। बताओ भाई, सभी लोग बताएं अपना अपना आंसर। बताओ भाई, आंसर क्या सही होगा? अपना अपना बता देंगे। बताओ भाई, सभी लोग बताइए, जिसका भी जो भी रहे। तो सही आंसर क्या होगा तीसरे का? जो लोग आंसर कर रहे हैं 3, प्रिज्म। प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, है ना? तो आंसर क्या रहेगा? प्रिज्म रहेगा। अगला क्या होगा? अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कमेंट करो, सभी लोग करो। बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर सही हो जाएगा, 373 के हर कोई जानता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बताइए। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम बता दीजिए, क्या होगा? सभी लोग बता दीजिए। बताइए भाई, सोडियम कार्बोनेट का। बताइए, आज का ये लास्ट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कर देंगे आज के लास्ट प्रश्न का। सारे लोग कर दीजिए। बताइए। चूना पत्थर होगा, चूना होगा, मार्बल होगा, बासिंग सोडा होगा, क्या हो जाएगा आप सभी को ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा 4, बासिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बासिंग सोडा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुई हो आज के सारे प्रश्नों में? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो हमको बताएं। अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो भी हमको बता दें। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को आई हो तो बताएं, अगर नहीं आई है तो फिर बढ़िया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। डेली आइए सभी लोग 11:15 पे,
क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो हर किसी को डेली क्लास में उपस्थित होना ही होगा। ठीक है भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर।